गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आसमा एंड आफिया काइंडली बाकी लोगों को टेक्स्ट कर दे जल्दी से, ऑनलाइन हो जाए प्लीज़। Today we are going to discuss about tissue repair and wound healing. आपको क्या लगता है कि टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग क्या है? क्या दो डिफरेंट चीज़ों के नाम है या सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम है? कुछ भी से एंड मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे जख्म होता है, कोई चोट लगती है, तो व्हाट विल हैपन एट द एंड? क्या होता है कि वो हील आउट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीलिंग और उसकी कॉम्प्लिकेशन अल्टीमेटली हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। और वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द सर्टेन फैक्टर्स कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वुंड हीलिंग को डिले कर देते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं दैट आर प्रिस्क्राइब्ड कि जो वुंड हीलिंग को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर्स? आपको क्या लगता है? बेटा लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। हम डिस्कस कर रहे थे टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग के बारे में। ओके, so if we talk about the anatomy of the skin, तो we have epidermis, epidermis और muscularis layer या नीचे में कोसा होता है, सब में कोसा होता है। ये तो एपिडर्मिस या एनाटॉमी ऑफ स्किन की बात करें तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थिन लेयर्स होती हैं, लाइक उसके अंदर स्ट्रेटम, बेसिलस होती है, स्कोनिज्म होती है, ग्रेनुलोसम होती है, लुसिडम होती है और स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। ये 5 लेयर्स होती हैं स्किन के अंदर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द सेवरल थिन लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस कंटेन्स द फॉलोइंग, जिनके अंदर लेयर्स के अंदर मेलिनोसाइट्स होती हैं और केराटिनोसाइट्स होती हैं। अब मेलिनोसाइट्स क्या करती हैं? बेसिकली मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में या गर्मियों में आपका स्किन कलर जो है ये डार्क होना शुरू हो जाता है। तो उसके इफेक्ट क्या होता है? अल्टीमेटली उसका इफेक्ट बेटा ये होता है कि मेलिनोसाइट्स जो हैं ये मेलानिन को रिलीज करते हैं और मेलानिन स्किन कलर को पिगमेंटेशन दे रहा होता है। बेटा आज का टॉपिक टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग है। टिश्यू रिपेयर कैसे होता है, वुंड हीलिंग कैसे होती है, ठीक है आसमा? ओके, तो हम बात कर रहे थे कि मेलिनोसाइट्स क्या करती हैं? बेसिकली मेलानिन को सिक्रेट करती हैं, और मेलानिन क्या करता है? स्किन को पिगमेंटेशन देता है, स्किन को एक कलर देता है।
इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितनी भी आ रही होती है उनसे प्रिवेंट करवा रहा होता है। अब अगर गर्मियों में देखा गया तो आपका जो स्किन कलर है ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है क्योंकि मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीट हो रहा होता है। एंड सेकेंडली if you talk about in the cold environment तो अल्टीमेटली मेलानिन मेलिनोसाइट्स ब्लॉक कर देते हैं, मेलानिन स्क्रीट नहीं होता, मेलानिन स्क्रीट नहीं होगा तो अल्टीमेटली स्किन का कलर वाइट होना शुरू हो जाता है। तो वी कैन से कि जो मेलिनोसाइट्स होती हैं बाय सिक्रीटिंग मेलानिन दे गिव अस स्किन कलरेशन या पिगमेंटेशन टू आवर स्किन एज वेल। ओके, दूसरे होते हैं केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स होते हैं क्योंकि केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब केराटिन क्या करता है, ये केराटिन बेसिकली एक प्रोटीन होती है दैट हैज ए वाटर रिपेलिंग एबिलिटी। आपने मोस्टली देखा होगा कि स्किन के ऊपर पानी डलता है तो स्किन के नीचे नहीं जाता, तो स्किन एक्ट एज ए वाटर प्रूफ। वो वाटर प्रूफ क्या है कि बेसिकली वहाँ पे केराटिन प्रेजेंट होती है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है एंड दैट आर secreted by keratinocytes. And keratinocytes act as a water repellent protein, definitely yes. और प्रोटीन दैट गिव्स एपिडर्मिस टफ सरफेस प्रोवाइड कर रही होती है, प्रोटेक्टिव क्वालिटी प्रोवाइड कर रही होती है और इंजरी से प्रिवेंट कर रही होती है। ओके, तो यू कैन अल्टीमेटली से कि जो केराटिन है बेसिकली ये आपने अपने नाखून देखे होंगे, इनके अंदर केराटिन प्रेजेंट होती है, आपके हेयर के अंदर केराटिन प्रेजेंट होती है और अगर स्किन की एपिडर्मिस देखी जाए तो इसके अंदर भी केराटिन प्रेजेंट होती है। और केराटिन बेसिकली डेड प्रोटीन होती है, अगर इसको आप हेयर को कट करते हैं तो अल्टीमेटली आपको पेन नहीं होगा। सेम कंडीशन विद द नेल, अगर आप टिप ऑफ द नेल को कट करते हैं तो आपको पेन नहीं होती। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप एपिडर्मिस को कट करते हैं तो आपको पेन नहीं हो रही होती क्योंकि वहाँ पे सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स नहीं होती। ओके, तो दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एपिडर्मल लेयर। वन इज keratin, other one is melanin. Melanin is secreted by melanocytes and keratin is produced by keratinocytes. Okay. Okay. If we talk about the dermis and subcutaneous tissue, so you already know about the dermis के composed of thick layer of skin that contains collagen होती है। Instead of that elastic fibers होते हैं, nerve fibers होते हैं and blood vessels are very important. Sweat glands होते हैं, sweat और sebaceous glands होते हैं और hair follicles होते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी होती हैं, डर्मिस के अंदर पड़ी होती हैं, ये डर्मल लेयर के अंदर पड़ी होती हैं। उसके बाद आ जाता है सबकट आ जाता है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर फैटी लेयर ऑफ स्किन होती है। अब फैटी लेयर ऑफ स्किन के अंदर अगेन ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, लिम्फ होता है वेरी इंपॉर्टेंटली एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो कि फैट सेल से फिल्ड अप हो रही होती हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जितनी भी प्रेजेंट होती है वहाँ पे फैट्स पड़े होते हैं क्योंकि इट इज़ आल्सो नोन एज के फैटी लेयर ऑफ द स्किन इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होता है, लेकिन अगर हम सबकट की बात करते हैं या सबक्यूटेनियस टिश्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे फैटी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है जहाँ पे फैट सेल प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है और वेरी इंपॉर्टेंटली अगर सबक्यूटेनियस की बात करते हैं तो वहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन डर्मिस के अंदर लिम्फ वेसल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन लिम्फ वेसल्स जो डर्मिस है उसके अंदर इंपॉर्टेंटली क्या प्रेजेंट होता है, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली थर्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। बेटा अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पे कंसंट्रेट करें, बाकी इम्यूनिटी वाली स्लाइड्स आप ग्रुप में भी कह सकते थे कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये अलीना यहाँ पे कहना ज़रूरी था, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको सुन लो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, तो डर्मिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा हेयर फॉलिकल से या वूज फ्लश का कभी नाम सुना होगा कि जब सर्दी होती हैं तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ये हेयर्स हैं ये इरेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे इरेक्टर पिल्लाई पड़े होते हैं, फॉलिकल्स पड़े होते हैं, इरेक्टर पिल्लाई, ये वूज फ्लश उसको कहा जाता है। दैट आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस स्लाइड्स के ऊपर हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, वन इज डर्मिस एंड अदर वन इज ये डर्मल लेयर एंड अदर वन इज सबकट टिश्यू, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि
यहाँ पे फैट सेल प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं और लैम्फ वेसल्स होती हैं। इसके अलावा डर्मिस में हमने ये देखा है कि वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ दैट स्वेट, और स्पीशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और सीबम आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप अगर एक्सीलिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब सीबम क्या करता है, वहाँ पे जो एक्सीलिया के अंदर हेयर है उनको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, उनको सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर रहा होता है। सीबम और सेबेशियस ग्लैंड सेक्रीशन दे रहे होते हैं। ओके, अब ये लेयर्स हैं डिफरेंट, इसमें देखिएगा कि हेयर्स हैं, हेयर सॉफ्ट होते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स होती हैं, सब कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम को सेक्रेट कर रहे होते हैं। सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर देखिएगा येलो ये आपको फैट सेल्स नजर आएंगे, ये सारे फैट सेल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, और इससे ऊपर अगर जाएं तो डर्मिस है, डर्मिस के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, ऊपर जाएं तो एपिडर्मिस पड़ी होती है। तो अल्टीमेटली डर्मिस के अंदर अगेन सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, लैम्फ वेसल्स होती हैं, लैम्फ वेसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरी की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी क्या करती हैं, स्किन को स्ट्रेंथन कर रही होती हैं। ओके, अगर फंक्शन ऑफ हम स्किन के बारे डिस्कस करते हैं, ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फंक्शन डिस्कस करते हैं, तो पहला स्किन का फंक्शन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब मोस्टली अगर जख्म कोई नहीं होता तो आपकी बॉडी के ऊपर इवन के 1 kg माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये एक माइक्रोबायोलॉजी की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर 1 kg माइक्रोब्स होती हैं। अगर स्किन इंटैक्ट है, कोई अब्रेजन नहीं है, कोई वुंड नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो अल्टीमेटली स्किन आपकी इन माइक्रोब्स की इन्वीजन से प्रिवेंट करती है कि माइक्रोब्स इंटर नहीं होने देती है। अगर माइक्रोब्स इंटर नहीं होने होंगे तो अल्टीमेटली इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रही होती है। तो वी कैन से कि जो स्किन है ये फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, ये स्किन का पहला फंक्शन इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, क्योंकि माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर इंटर नहीं होंगे स्किन के थ्रू। अगर इंटर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली दैट विल प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द थर्मोरेगुलेशन, तो थर्मोरेगुलेशन के अंदर क्या होता है कि इंटैक्ट स्किन फैसिलिटेट्स हीट लॉस एंड कूल्स द बॉडी व्हेन नेसेसरी थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि थर्मोरेगुलेशन होती है, स्किन थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन कर रही होती है बाई कंडक्शन है, कन्विक्शन है, कंडेंसेशन है, रेडिएशंस है, इवेपोरेशंस है। ये सर्टेन प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू स्किन आप बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। अगर कूल टेम्परेचर है तो अल्टीमेटली यूरिन स्टार्ट करवा देगी, हीट कंजर्वेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर हॉट इन्वायरमेंट है तो जो वो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन देना शुरू कर देंगे। स्वेट ग्लैंड जितनी ज़्यादा सिक्रीशन देंगे, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन के रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा बॉडी के अंदर। तो जैसे कूलिंग इफेक्ट होएगा तो उसके रिजल्ट में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो रहा होता है। एंड थर्मोरेगुलेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। Production of respiration which assists in cooling the body through the evaporation। ultimately respiration कर रहे होते हैं या जब स्वेटिंग हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में भी थर्मोरेगुलेशन मेंटेन हो रही होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोडक्शन ऑफ वेसोडाइलेशन विच असिस्ट इन द फैसिलिटेटिंग हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेडिएशन एंड कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस हो रही होती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ vasoconstrictors या vasoconstriction which assist in preventing heat loss from the body through radiation और conduction। रेडिएशन और कंडक्शन के थ्रू अल्टीमेटली हीट लॉस भी हो रही होती है और हीट कंजर्व भी हो रही होती है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ वेसोडाइलेशन है या वेसोकंस्ट्रिक्शन है। अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन है तो अल्टीमेटली हीट लॉस प्रिवेंट किया जा रहा होता है, लेकिन अगर वेसोडाइलेशन है तो अल्टीमेटली दैट विल फैसिलिटेट द हीट लॉस। ओके, दो फंक्शन हमने डिस्कस किए, वन इज थर्मोरेगुलेशन एंड अदर वन इज प्रोटेक्शन। थर्ड वन देखते हैं कि थर्ड फंक्शन क्या हो सकता है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रही होती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अगर आप स्वेट को टेस्ट करते हैं तो दैट आर साल्टी इन नेचर, तो उसमें सोडियम एलिमिनेट हो रहा होता है, लेकिन स्किन क्या करती है, सोडियम को डिप्लीशन से बचा रही होती है। एंड इंटैक्ट स्किन प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा विटामिन डी की सिंथेसिस है,
7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में विटामिन डी की सिंथेसिस कर रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सेंसेशन। आपकी स्किन के ऊपर इवन कोई चोटी भी चल रही होती है, आपको सेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो these are the very important function of the skin. One was protection, and one was thermoregulation. Third one is fluid and electrolyte balance. फोर्थ वन इज विटामिन डी सिंथेसिस। और विटामिन डी सिंथेसिस कब होगी? जब सनलाइट पड़ेगी स्किन के ऊपर, और सनलाइट 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में विटामिन डी सिंथेसिस करवा रही होती है। एंड लास्टली सेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती है। कहीं पे भी कोई स्किन के ऊपर मूवमेंट होती है तो अल्टीमेटली आपकी स्किन सेंस कर रही होती है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर है या कोई भी एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसके लिए सेंसेशन दे रही होती है। कोई पेन किलर स्टिमुलाई है तो उसके लिए सेंसेशन दे रही होती है। तो मल्टीपल काइंड्स ऑफ सेंसेशन आर फेल्ड बाय आवर स्किन। ओके, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड की हम बात करते हैं तो वुंड को क्लासीफाई डिफरेंट कैटेगरीज में किया गया है। मोस्टली 4 कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज क्लीन वुंड। उसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि वुंड्स हैं, वुंड्स हो जाते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि क्लीन वुंड है। अगर क्लीन वुंड है तो मीन के ऑपरेटिव इंसिनियल वुंड्स होते हैं दैट फॉलोज नॉन पेनिट्रेटिंग ब्लड ट्रॉमा। की कोई ब्लड ट्रॉमा नहीं हुआ लेकिन एक नॉर्मल वुंड है, लाइक अपेंडिसाइटिस किसी पेशेंट्स की हुई है तो आपने स्टीराइल टेक्निक के थ्रू उसका वुंड देखा होगा कि स्टीराइल टेक्नीशियन से उसको कट किया जा रहा होता है, स्किन को कट किया जा रहा होता है, इंसिजन दिया जा रहा होता है। अब वो जो इंसिजन साइट है या वुंड है वो स्टीराइल वुंड है। कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है जिसमें स्क्रबिंग और ड्रैपिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है तो वो क्लीन वुंड होगा। इसके अलावा क्लीन कंटामिनेटेड वुंड हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि अनइफेक्टेड वुंड इन विच नो इन्फ्लेमेशन इज एनकाउंटर्ड बट द रेस्पिरेटरी GIT genitourinary and urinary tract infections has been entered। अब क्लीन या इन्फेक्ट कंटामिनेटेड वुंड कैसे होता है? मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा पेशेंट को UTI हो गया है, पेशेंट को सिस्टाइटिस हो गया है, पेशेंट को ब्लेंटाइटिस हो गया है। लेकिन UTI के अंदर क्या होता है कि अनइफेक्टेड वुंड इन विच नो इन्फ्लेमेशन इज एनकाउंटर्ड। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इतना नहीं होता लेकिन फिर भी वुंड हो रहा होता है, लाइक UTI हो सकता है। इसके अलावा वो UTI अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहता है तो ब्लेडर तक इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। तो इस तरह GIT ट्रैक से जा सकता है, कोई इन्वेडर जा सकता है, पेप्टिक अल्सरेशन काज कर सकता है। तो वो जो सर्कमसाइज्ड इंसिजन बनता है वो भी क्लीन और कंटामिनेटेड वो दोनों कंडीशन में हो सकता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड वुंड्स होते हैं। कंटामिनेटेड वुंड वो वुंड जो ओपन इन नेचर होता है। Open traumatic wounds are surgical wounds involving a major break in sterile technique that shows evidence of inflammation। Ultimately contaminated wound के अंदर पस की फॉर्मेशन भी हो रही होती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। अब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जैसे स्टार्ट होएगा तो उसके रिजल्ट में WBCs और कुछ पैथोजन या एंटीजन का एक दूसरे के साथ इनकाउंटर होता है और उस इनकाउंटर के दरमियान कुछ WBC डेड हो जाते हैं और कुछ माइक्रोब्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि पस कैविटी बनना शुरू हो जाती है, पस बनना शुरू हो जाती है। दैट इज इंडिकेटर ऑफ कंटामिनेटेड वुंड। और वो पस पॉकेट्स को भी लीड कर रहा होता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड वुंड हो सकते हैं। इन्फेक्टेड वुंड में कोई ओल्ड ट्रोमेटिक वुंड कंटेनिंग डेड टिश्यू है, wound with evidence of clinical infections है, like purulent drainage है, पस बनी हुई है वो ड्रेन हो रही है। These kinds of wounds are known as infected wound। अदर contaminated wounds होते हैं और clean wound होते हैं। ये 4 क्लासिफिकेशन है जो हमने wounds के रिलेटेड डिस्कस किए कि wound को किस तरह क्लासीफाई किया जा रहा होता है। ओके, अगर हम wound की क्लोजर की बात करें तो wound की क्लोजर 3 तरीके से हो रही होती है, प्राइमरी हीलिंग से, सेकेंडरी हीलिंग से और टर्शरी हीलिंग से। प्राइमरी हीलिंग में क्या होता है कि ऑल लेयर्स आर क्लोज्ड। इंसिजन दैट हील्स बाय फर्स्ट इंटेंशन डज सो इन ए मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। अब प्राइमरी इंटेंशन जो होती है उसमें टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है और जो इंसिजन होता है वो भी छोटा होता है। अगर कहीं पे कोई कट लगा हुआ है तो वो भी छोटा सा होता है जो फौरन से पहले एज को अप्रॉक्सीमेट कर देता है और एज सेपरेट नहीं होती।
और मिनिमम स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। मोस्टली आप लोगों ने स्किन के ऊपर देखा होगा कि कहीं छोटा सा कट लगता है तो फ्यू डेज के बाद वहाँ पे एक ब्लैकिश स्कार बन जाता है। उस स्कार को आप या तो खुद रिमूव कर देते हैं या कुछ पीरियड के बाद खुद ही रिमूव हो जाता है। ओके, हीलिंग बाय सेकेंडरी रिटेंशन में क्या होता है कि हमने प्राइमरी में ये देखा है कि जो इंसिजन होएगा वो स्मॉल होएगा। अब सेकेंडरी इंसिजन, सेकेंडरी वुंड हीलिंग के अंदर क्या होता है, ये सेकेंडरी इंटेंशन के अंदर क्या होता है कि डीप लेयर्स आर क्लोज्ड एंड सुपरफिशियल लेयर्स आर लेफ्ट टू हील फ्रॉम द इनसाइड आउटसाइड। अब इसमें जो वुंड्स होता है उसका साइज भी ज़्यादा हो सकता है, वुंड डीप भी हो सकता है, इसलिए वुंड इज हील्ड बाय सेकेंडरी इंटेंशन। एंड हीलिंग बाय सेकंड, ये सेकेंडरी रिटेंशन इज एप्रोप्रिएट इन केस ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेसिव ट्रॉमा हो सकता है, टिश्यू लॉस हो सकता है, या की साइज अप्रोक्सीमेशन ऑफ टिश्यू हो सकती है कि प्रॉपर आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं की। जब प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन नहीं करते तो उसके रिजल्ट में भी जो सेकेंडरी रिटेंशन के थ्रू वुंड हील हो रहा होता है। ओके, टर्शरी में क्या होता है कि टर्शरी में जिसको डिलेड वुंड हीलिंग भी कहा जाता है या डिलेड प्राइमरी क्लोजर भी कहा जाता है, इसमें वुंड हीलिंग मंथ तक चली जाती है, 3 मंथ से मोर देन 6 मंथ तक चली जाती है, जिसमें स्लोली और प्रोग्रेसिवली वुंड हील हो रहा होता है। लाइक डायबिटिक फुट का वुंड है तो अल्टीमेटली दैट इज हील्ड बाय टर्शरी इंटेंशन। ओके, cutaneous wound healing it's divided into 3 phases. फर्स्ट इन्फ्लेमेशन होती है, देन प्रोलिफरेशन होती है और देन मैचुरेशन होती है। अब इनिशियली क्या हो रहा होता है कि इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, उसके बाद प्रोलिफरेशन फेज आती है और थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज के अंदर सॉरी इन्फ्लेमेशन ये फर्स्ट फेज के अंदर क्या हो रहा होता है कि इनिशियल इंजरी काजेस प्लेटलेट एडिशन और एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वुंड होएगा एक प्लेटलेट आके ऊपर अटैच होता है, जैसे ही वो अटैच होएगा तो वो एडीपी को रिलीज करता है। अब एडीपी क्या करती है, जैसे एक कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक कौवा मरता है तो ऊपर एक कौवा आके कॉय कॉय करता है तो और ज़्यादा कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। सेम कंडीशन विद द पीएलटी, जब एक प्लेटलेट आके अटैच होता है तो वो एडीपी को रिलीज करता है और एडीपी क्या करती है उस कौवे की तरह कॉय कॉय करती है और मोर मोर प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो पहला एडिशन होती है, उसके बाद एक प्लेटलेट के ऊपर जब दूसरे प्लेटलेट आके ऐड होना शुरू हो जाते हैं दैट इज नोन एज एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट्स एडिशन और एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में साथ में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होएगी, प्लेटलेट्स इंटैक्ट होंगे, प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट्स ने एडिशन और एग्रीगेशन करेंगे और दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है प्रोलिफरेशन की फेज। प्रोलिफरेशन फेज के अंदर क्या होता है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, रीएपिथेलाइजेशन ऑफ बोन सरफेस होना शुरू हो जाती है। अब जैसे रीएपिथेलाइजेशन होती है तो अल्टीमेटली वी कैन से कि प्रोलिफरेशन फेज स्टार्ट हो गई है और एट द एंड मैचुरेशन फेज होती है। मैचुरेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है उसकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, टिश्यू रिमॉडलिंग होनी शुरू हो जाती है और बोन कंट्रैक्शन होती है और बोन हील आउट हो चुका होता है। गॉट इट? ओके, ये एक डायग्राम है, इसमें आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट रिटेंशन और सेकेंडरी रिटेंशन में क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई भी वुंड होता है, वुंड होने के रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस इन्फ्लेमेशन में क्लॉट फॉर्मेशन होती है और कीमोटैक्सिस होती है, जिसमें हमने कहा है कि जैसे ही कोई इंजरी होती है तो प्लेटलेट आके एडिशन होती है, एडिशन होने के बाद वो प्लेटलेट डाई करता है, डाई करने के रिजल्ट में एडीपी को रिलीज करता है। जैसे ही एडीपी रिलीज होएगा तो वो और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, एग्रीगेशन होने के रिजल्ट में वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन में प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, रीएपिथेलाइजेशन होती है, एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस का मतलब ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन है। ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और प्रोविजनल मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्लोजन मैट्रिक्स बनता है, वुंड कंट्रैक्ट होता है जब मैच्योर हो जाता है और क्लोजन डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। वुंड कंट्रैक्ट करेगा, एवेस्कुलराइज होएगा और एट द एंड वुंड स्किन से रिमूव हो जाएगा।
ओके, फर्स्ट टेंशन के थ्रू हीलिंग कैसे होती है? ऑन वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ वुंड रिपेयर इज हीलिंग ऑफ ए क्लीन अनइफेक्टेड सर्जिकल इंसिजन अप्रोक्सीमेटेड बाय द सर्जिकल सुचर्स। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि अपेंडेक्टमी हो गई है या कहीं पर स्किन के ऊपर कट लगी है, स्किन के ऊपर कट लगने के रिजल्ट में आपने उसको सुचर करवा लिए हैं। जैसे ही आप सुचर करवाते हैं तो अल्टीमेटली जो स्किन होती है उसकी अप्रोक्सीमेशन हो जाती है। स्किन की अप्रोक्सीमेशन होएगी तो दैट wound is healed by a first detention या primary detention। अब उस इंसिजन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि इंसिजन causes only focal disruption या loss of continuity of epithelial basement membrane and death of the relatively few epithelial cells and connective tissue cell की डेथ हो रही होती है। इसके रिजल्ट में एपिथेलियल रीजनरेट करता है। रीजनरेट करने के बाद वहाँ पे जो प्रीडोमिनेटली फिब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, एक स्कार बनता है, ये स्कार फॉर्मेशन होती है and there is a minimal wound contraction, the narrow incisional space was filled with the fibrin clotted blood। वो जो गैप होता है that is filled by fibrin clotted blood and which is rapidly invaded by granulation tissue and covered by new epithelial। तो नई एपिथेलियल बन जाती है, अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रही होती है और वहाँ पे जो गैप होता है दैट इज फिल्ड बाय फिब्रिन क्लॉटेड ब्लड क्लॉट के थ्रू उसको कवर कर दिया जाता है। ये जो स्पेस होती है, ये गैप होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर मिनिमल कंट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कंट्रक्शन होगी तो जो स्कार बन रहा था वो एवेस्कुलराइज होना शुरू हो जाएगा, उसमें से नर्व एंडिंग रिमूव होना शुरू हो जाएगी, ब्लड वेसल डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी और एट द एंड वो स्कार बॉडी से रिमूव हो जाता है। दैट वाज हील्ड बाय प्राइमरी टेंशन। अब फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो इंसिजनल मार्जिन्स के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं, माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द फिब्रिन क्लॉट। उसके बाद फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स इंसिजनल मार्जिन के ऊपर मूव करते हैं और वहाँ पे फिब्रिन क्लॉट में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जो बेसल सेल्स होते हैं ना, वो जो एजेस होती हैं एपिथेलियम या एपिडर्मिस की जो एजेस होती हैं उनके अप्रॉक्सीमेशन में हेल्प आउट करवा रहे होते हैं ताकि न्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू बने और साथ में अप्रॉक्सीमेशन होती जाए। लेकिन फर्स्ट विद इन 24 to 40 आवर्स क्या हो रहा होता है कि एपिथेलियल सेल फ्रॉम बोथ एजेस हैव बिगन टू माइग्रेट एंड प्रोलिफरेट along the dermis, depositing basement membrane components as they progress। The cell meets in the middle beneath in the surface। scab जिस तरह बन जाता है, scab की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर और एक थिन बट कंटिन्यूस एपिथेलियल लेयर बन जाती है। अब ये जो कंटिन्यूस एपिथेलियल लेयर होती है, दीज आर हाई वेस्कुलराइज्ड इन नेचर। अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे एंजियोजेनेसिस हो रही होती है या न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अगर आप उसको कट करेंगे तो दैट इज ए हाई वेस्कुलराइज, तो ब्लीड होना शुरू हो जाएगा अगेन। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर बेटा फर्स्ट टेंशन और सेकेंडरी टेंशन का दिखाया गया। फर्स्ट टेंशन में ये है कि जो वुंड था उसका साइज डिक्रीज होता है। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या होता है, 3 to 7 डेज के अंदर माइटोसिस हो चुकी होती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन चुकी होती है, माइक्रोफेजेस आ चुके होते हैं, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है, न्यू कैपिलरीज बन चुकी होती है और जैसे वो पहले नॉर्मल स्किन थी या नॉर्मल ब्लड वेसल थी उसी तरह की दोबारा फिब्रस यूनियन रीएपिथेलाइजेशन हो चुकी होती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी टेंशन की बात करें तो सेकेंडरी टेंशन में क्या होता है कि वुंड जो है उसका एक्सटेंट ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगेन न्यूट्रोफिल भी आ रहे होते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन भी हो रही होती है, माइटोसिस भी हो रही होती है, लेकिन जो वुंड की एजेस है उनके अप्रॉक्सीमेशन इतनी जल्दी नहीं हो रही होती क्योंकि जो वुंड होता है वो एक्सटेंसिव होता है, इसलिए वहाँ पे भी ग्रेनुलेशन टिश्यू बनती है, माइक्रोफेजेस की एक्टिविटी बढ़ती है और इंस्टेड ऑफ दैट फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी भी बढ़ती है, एंजियोजेनेसिस भी हो रही होती है, लेकिन लेटर ऑन ये भी अगेन नॉर्मल हील आउट हो चुका होता है। स्कैब बेटा ये होता है, जिस तरह आपने बकरी का चालान देखा है इसी तरह जब कोलेजन सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, डब्ल्यू और पीएलटी सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक स्कैब बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्लीड हो रहा होता है वो ब्लीड रुक जाता है एंड इम्पॉर्टेंटली ये है कि इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं।
या कहीं पे अगर वुंड इंजरी हुई है, स्किन के ऊपर इंजरी हुई है, तो येलोविश एक स्कार सा बनना शुरू होता है। उसके अंदर ही अगर देखा जाए तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्कैब होती है। ओके, इसके अलावा डे 3 पे न्यूट्रोफिल्स लार्जली रिप्लेस्ड हो जाती हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू माइक्रोफेजेस। इसके अलावा ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रोग्रेसिवली इन्वेड द इंसियन स्पेस, जो इंसियन स्पेस होती है दैट इज रिड्यूस्ड। अब पहली कंडीशन में हमने ये कहा कि 3 दिन के अंदर क्या होता है कि बाई 3 डेज जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोफेजेस के अंदर। दूसरा काम ये होता है कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है उसके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। एट्रोफी होती है तो जो इंसिनल स्पेस थी, ये इंसिनल गैप था, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे कोलेजन फाइबर सिक्रीट हो रहे होते हैं। जितने भी माइक्रोफेजेस होते हैं वो कोलेजन फाइबर सिक्रीट करने को सिक्रीशन में सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रहे होते हैं। कोलेजन फाइबर की सिक्रीशन को माइक्रोफेजेस इंक्रीज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा जो मार्जिन्स होती हैं, जो एज होते हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेशन हो जाती है। जैसी अप्रॉक्सीमेशन होएगी तो वहाँ पे जो ब्रिज होता है या गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन अल्टीमेटली कंटिन्यू रहती है और एक थिक एपिडर्मल कवरिंग लेयर बन चुकी होती है। ओके, डे 5 के पे क्या होता है कि एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस पीक पे पहुंच चुकी होती है, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन होती है। As the granulation tissue fill the incisional space, our collagen fiber become more abundant and begin to bridge the incision, और वो जो ब्रिज बन रही होती है उसको more strengthen कर दिया जाता है। And the epidermis recovers its normal thickness as the differentiation of surfaces cell yields a mature epidermal architecture with the surface keratinization होना शुरू हो जाएगी। और at the end क्या होता है, कोलेजन फाइबर इतना ज़्यादा सिक्रीट हो चुका होता है, इंसिनल स्पेस रिड्यूस हो चुकी होती है और एक ब्रिज, एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज या मेच्योर ब्रिज इंसिनियन साइड के ऊपर बन चुकी होती है। अब जैसे ब्रिज बनेगी तो उसके अंदर केरेटिनाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है, एंजियोजेनेसिस ऑलरेडी हो चुकी होती है और ये रीवेस्कुलराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और एट दैट एक टाइम आता है कि जब जो स्कार्स है वो मिच्योर होना शुरू हो जाता है। जैसे स्कार मिच्योर होएगा तो ये सारे काम स्लोली और प्रोग्रेसिवली इनहिबिट हो जाती हैं। सेकेंड वीक के अंदर क्या होता है कि अगेन कोलेजन भी सिक्रीट होता रहता है, फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन भी होती रहती है और WBC इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो ना हो। अडीमा हो सकता है सर्टेन कंडीशन में क्योंकि वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो चुकी होती है और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग पेलर बिगिंस अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीज कोलेजन डेपोजिशन विद इन द इंसिनल स्कोर एंड दिस रिग्रेशंस ऑफ वेस्कुलर चैनल्स। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ द स्कार्स कंप्रोमाइज होता है, ए सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और एसेंशियली नॉर्मल एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो चुका होता है। लेकिन हाउएवर द डर्मल अपेंडिजेस, ये हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्पीशियस ग्लैंड्स हैं विच आर डिस्ट्रॉयड इन द लाइन ऑफ इंसिजन आर परमानेंटली लॉस्ट। लेकिन नुकसान क्या होता है कि अगर स्पीशियस ग्लैंड थे, हेयर फॉलिकल्स थे, स्वेट ग्लैंड्स थे, अगर एक दफ़ा वो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो रीजनरेट नहीं कर सकते। ओके, हील वुंड लाइक कॉर्निया का मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेशेंट्स जो कि हाई सर्जरी के लिए आ रहे होते हैं या लेंस डलवाते हैं तो उनके अंदर कॉर्निया की सर्जरी की जा रही होती है। कॉर्निया हैज़ बीन seen surgically 2 months before removal of the eye. या healed wound is visible as a gap in the stoma filled with connective tissue or many fibroblasts double A. ओके, आपको एक हाँ ये देखिएगा, इस तरह का जो कॉर्निया है उसकी हीलिंग आउट हो जाती है। पहले क्या किया था आप लोगों ने, इंसिजन दिया था, इंसिजन देने के बाद यहाँ पे माइक्रोफेजेस की एक्टिविटी भी होती है, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी भी होती है और ये वुंड प्राइमरी रिटेंशन या फर्स्ट रिटेंशन के थ्रू हील आउट हो चुका होता है। ओके, अब हमारी क्लास टुमारो है ना, आई थिंक। ओके वेल, इंशाल्लाह टुमारो क्लास के अंदर ही हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वेल अभी ये हम प्राइमरी इंटेंशन डिस्कस कर रहे थे और नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी इंटेंशन को रिवाइज करके सेकेंडरी इंटेंशन को डिस्कस करेंगे।
See you inshallah tomorrow.